बीजेपी समर्थित, कोई मोदी समर्थित, कोई बीजेपी की अगेंस्ट में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आदतों से बाज आने वाले तो हैं नहीं। बगैर हिंदू मुस्लिम किए हुए उनको चैन आता नहीं है। अब बेवजह की रूमर फैलाना और झूठ बोलना उनकी आदतों में से है। तो उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस ने कह रखी है कि आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का रिजर्वेशन को कर्टेल करके मुस्लिमों को दे दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री 10 सालों में कोई एक अच्छा काम किए हो। समाज को, देश को बांटने के सिवा कुछ नहीं किया। लगता है कि रविशंकर जी के लिए राहें मुश्किल नहीं है, आसान है। हो सकता है कि जिस समुदाय से लाला कम्युनिटी से आते हो सकता है कि कोई लाला उन्हें वोट दे या ना दे, कोई ब्राह्मण वोट दे या ना दे, लेकिन पटना की मेजर आबादी में से कुशवाहा वर्ग की आबादी मायने रखती है लालाओं की बात। तो मुझे लगता है कि एक कुशवाहा की वोट जो है इधर से उधर हो ही नहीं सकती है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि ये घुसपैठी है, ये 4-5 बच्चे पैदा करेंगे और हमारे संसाधनों का सबसे पहले इस्तेमाल यही करेंगे, इनका हक होगा। डायरेक्ट मुस्लिमों को गाली गलौज करते हैं। प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के पास इतनी दिमाग है, इतना सोचने की शक्ति है। अगर ऐसा ही होता, उनके पास दिमाग होता, तो कभी लॉकडाउन नहीं लगाते, कभी जीएसटी लेकर के नहीं आते, कभी नोटबंदी नहीं करते, कभी बेरोजगारों की फौज खड़ा नहीं करते, कभी महंगाई नहीं बढ़ाते। क्योंकि इन मुद्दों पे बात नहीं करते। वो तो बोलते हैं कि हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोलते हैं हिंदुस्तान में। राम जी, जहाँ गांधी को गाली मिलती है और गौडसे को पूजा होती है, वहाँ जगजीवन राम की क्या हैसियत है? वहाँ पर क्या हैसियत है? मुझे तो कुछ भी नहीं लगता है, मुझे कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए इन बातों को लेकर के अगर वो परसेप्शन बनाए होंगे तो ये उनकी जो है कि मस्तिष्क जो है भ्रम का शिकार हो गई है। नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां से बीजेपी के उम्मीदवार जो है रविशंकर प्रसाद आज नामांकन के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है और उनके रोड शो में उनके लिए करने आ रहे हैं पीएम मोदी 12 तारीख को। और इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं जो है मीरा कुमार के पुत्र अंकुश अभिजीत हैं और हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जो है पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता है और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सर इस बार जो है पटना हाईकोर्ट के वकील जो है जितने, क्योंकि रविशंकर प्रसाद वकील भी है, तो वकीलों का सपोर्ट क्या रविशंकर प्रसाद को मिल रहा है? सर मोहम्मद जुबैद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्यावर्त टाइम्स में, बताइए। जी धन्यवाद, आपने मौका दिया मेरा ओपिनियन लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि रविशंकर जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वकील वर्ग से आते हैं, लेकिन वकीलों में भी बहुत सारी पार्टियों का अपना अपना एक विधायी प्रकोष्ठ होता है एडवोकेसी का, और हर कोई अपने स्तर से चाहता है कि वकील मेरे पक्ष में आए। तो वकील भी बहुत सारी पार्टियों में, कोई इंडिया ब्लॉक में, कोई एनडीए ब्लॉक में बटा हुआ है, ये ज़रूर है। और हमें लगता है कि पिछले 2014 में जो रविशंकर जी यहाँ से लीड किए थे, लीड राज्यसभा के थे, तो उनको मिनिस्टर बनाया गया था। दूसरी बार भी यहाँ से जीते तो मिनिस्टर नहीं बनाए गए। उनके कुछ ऊपर जो एलिगेशन लगे फेवरेटिज्म के, मंत्रालय के अधीन जो कुछ भी कार्य होता है, तो इस बार नहीं बनाए गए। लेकिन इस बार जो है यहाँ से फिर दोबारा वो जो है कि उम्मीदवार बनाए गए हैं और अपने लिए कैंपेन कर रहे हैं। और उनके जीत को सुनिश्चित कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविवार के दिन 12 तारीख को पटना में रोड शो करने वाले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके विपक्ष में जो है कि अंशुल अभिजीत जो है कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं। तो राहें दोनों के लिए अलग अलग हैं और मुझे लगता है कि रविशंकर जी के लिए राहें मुश्किल नहीं है, आसान है। हो सकता है कि जिस समुदाय से लाला कम्युनिटी से आते हो सकता है कि कोई लाला उन्हें वोट दे या ना दे, कोई ब्राह्मण वोट दे या ना दे, लेकिन पटना की मेजर आबादी में से कुशवाहा वर्ग की आबादी मायने रखती है लालाओं की बात। तो मुझे लगता है कि एक कुशवाहा की वोट जो है इधर से उधर हो ही नहीं सकती है। ये वोट सीधे उनके खाते में जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिमों की भी आबादी तीसरे नंबर पे आती है। तो इस हिसाब से कुछ पसमानदा तबके के मुस्लिम जो है, जब से मोदी जी ने पसमानदा शब्द का उच्चारण शुरू किया, तब से कई एक इंस्टीट्यूशन, कई एक ऑर्गेनाइजेशन और कई एक तरह के फोरम बन गए। कोई बीजेपी समर्थित, कोई मोदी समर्थित, कोई बीजेपी की अगेंस्ट में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आदतों से बाज आने वाले तो हैं नहीं। बगैर हिंदू मुस्लिम किए हुए उनको चैन आता नहीं है। अब बेवजह की रूमर फैलाना और झूठ बोलना उनकी आदतों में से है। तो उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस ने कह रखी है कि आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का रिजर्वेशन को कर्टेल करके मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। अब पूर्ववर्ती जो है कि मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी नहीं कहा। एनडीसी की मीटिंग में न्यू दिल्ली
9 दिसंबर 2006 को उन्होंने कहा था कि SC ST OBC दलित मुस्लिम और बच्चों को जो है कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार है, उनके विकास के बगैर हिंदुस्तान विकास नहीं कर सकता। और मीडिया ने चला दिया, चूंकि गोदी मीडिया अपना एक अलग प्रभाव रखती है कि नहीं। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के संसाधनों पे मुस्लिमों का पहला हक है। अब उसी को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ी और उसी बातों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि इतना झूठ उनको नहीं बोलना चाहिए, इन्हीं बातों को जो है कैंपेन में लगातार कह रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि ये घुसपैठी है, ये 4-5 बच्चे पैदा करेंगे और हमारे संसाधनों का सबसे पहले इस्तेमाल यही करेंगे, इनका हक होगा। डायरेक्ट मुस्लिमों को गाली गलौज करते हैं। प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं। मुस्लिम महिलाएं भी बोल रही हैं कि ट्रिपल तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाएं बहुत प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में। आपको क्या लगता है कि ट्रिपल तलाक जैसे ये संगीन मामले को हटाकर बोलते हैं कि एक नया जीवन मैंने दिया है मुस्लिम महिलाओं को, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? जी, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री 10 सालों में कोई एक अच्छा काम किए हो। समाज को, देश को बांटने के सिवा कुछ नहीं किया उन्होंने। अब उनके मन में जो आता है 8 बजे रात्रि में आ जाते हैं। इधर तो कुछ डिफेम हुए हैं तो इसलिए आदत बंद कर रखे हैं। इससे देश के विकास में 3 तलाक से मतलब कि कितना योगदान होता है और 3 तलाक न होने से कितना योगदान होता है, क्या मोदी जी इसको असेस करके बताएंगे? कभी प्रेस ब्रीफिंग करेंगे? मोदी जी के पास इतनी दिमाग है, इतना सोचने की शक्ति है। अगर ऐसा ही होता, उनके पास दिमाग होता, तो कभी लॉकडाउन नहीं लगाते, कभी GST लेकर के नहीं आते, कभी नोटबंदी नहीं करते, कभी बेरोजगारों की फौज खड़ा नहीं करते, कभी महंगाई नहीं बढ़ाते। क्योंकि इन मुद्दों पे बात नहीं करते। वो तो बोलते हैं कि हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोलते हैं हिंदुस्तान में। अब अगर इतना ही झूठ खुलेआम मंच से बोलते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? एक आम जनता हूँ, विरोधी कर सकता हूँ ना। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री को और देश की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मौजूदा जो हैं लगातार झूठ की खेती करते जा रहे हैं, देश को बांटते जा रहे हैं, जो देश के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। रही बात कि आप पूछ रही थी अंशुल अभिजीत के लिए, तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम का आकर्षण इंडिया ब्लॉक के प्रति है और चूंकि उसकी मजबूरी है अंशुल अभिजीत की कि वो पटना ही से लड़ सकते हैं, चूंकि मीरा कुमार SC कम्युनिटी से आती है और उनके हस्बैंड जो है कि कौशल जी हैं और कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं। तो पैटर्निटी डिसाइड करती है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में कुशवाहा हो जाते हैं। और सोचो कि मुस्लिमों की आबादी यहाँ पे पटना में अच्छी खासी है, तो कुशवाहा और मुस्लिम मिल जाएगा तो मैं यहाँ से सांसद बन जाऊँगा। इतना आसान भी उनके लिए नहीं है। यहाँ वर्ग, धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर चुनाव होते हैं, न कि विकास के मुद्दे पे होते हैं। और इस हिसाब से अगर जाति का मामला फिट बैठता और मैटर्निटी डिसाइड करती कि आपकी कास्ट क्या है, तो मुझे लगता है कि परंपरागत सीटों से ही, जहां से मीरा कुमार या बाबू जगजीवन राम चुनाव लड़ते थे, वहीं से जाके अंशुल अभिजीत लड़ते। तो उनके लिए राहें बहुत मुश्किल है। सर, इससे नहीं फर्क पड़ने वाला कि अंशुल अभिजीत जो है मीरा कुमार के बेटे हैं और फिर उनके दादाजी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके नाना जी, तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन याद रखता है देश के उन महान विभूतियों को? यहाँ तो गांधी को गाली दिया जाता है, गौडसे को पूजा किया जाता है। तो ऐसे में कितना मतलब कद्दावर वो साबित होंगे जो है कि आपको जगजीवन राम जी, जहाँ गांधी को गाली मिलती है और गौडसे को पूजा होती है, वहाँ जगजीवन राम की क्या हैसियत है? वहाँ पर क्या हैसियत है? मुझे तो कुछ भी नहीं लगता है, मुझे कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए इन बातों को लेकर के अगर वो परसेप्शन बनाए होंगे तो ये उनकी जो है कि मस्तिष्क जो है भ्रम का शिकार हो गई है और उनके लिए राहें मुश्किल है। चाह करके मुस्लिम मतदाता उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं संभाल पाएंगे और नहीं उनका कुछ बना पाएंगे। उस स्थिति में नहीं है अंशुल जी, मुझे तो यही लगता है। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता जो हैं किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये मेरा? देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि अधिवक्ता वर्ग में भी कोई RJD का है, कोई JDU का है, कोई BJP का है। सारे वर्ग पार्टियों का अपना अपना प्रकोष्ठ है और उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि रविशंकर जी पटना हाईकोर्ट के वकील रहे हों सीनियर, और सिर्फ इस नाते उनको पटना हाईकोर्ट या पटना जुरिस्डिक्शन में जजशिप में जितने भी कोर्ट आते हैं और सारे अधिवक्ता उनको आंख मूंद के वोट दे देंगे। हाँ, कुछ लोग अटैचमेंट होंगे तो देंगे, कुछ जाति पे देंगे, कुछ धर्म के हिसाब से देंगे या कुछ पार्टी लाइन पे देंगे, लेकिन सबके सब नहीं देंगे। अगर ये उनकी सोच है तो ये भी कहा जाएगा कि अभी भ्रम की स्थिति के शिकार हैं। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।
तो हमारे साथ थे पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद जुबैद अंसारी। आपने सुना इनको क्या बोल रहे थे, और इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इतना झूठ बोलते हैं, फिजूल में आते हैं और सब झूठ बोलते रहते हैं और मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए इधर उधर से बातें बोलते हैं। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर